गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। पिछले शो से राजेश पालवी और राजेश सतपुते हमारे साथ बने हुए हैं और आगे जोड़ेंगे निर्मल बांग से विकास सालुंखे को और एसपीआई सिक्योरिटी से सुदीप शाह को अपनी फ्रेश ट्रेड्स के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। पहले फंडामेंटल्स बात करेंगे goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा से, और उसके बाद टेक्निकल्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कीडानॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीड़ा जुड़ेंगे। तो ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी करीब 35 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स करीब 120 पॉइंट ऊपर। डिक्सन टेक 5%, जी एंटरटेनमेंट 4%, डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ, इंडियाबुल्स हाउसिंग, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, सन टीवी। तो आज मार्केट में एक्चुअली इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स काफ़ी चल रही हैं आज तक। जी हाँ, भरपूर तेजी और मिड कैप्स का ही जलवा है। मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बाकी पीयर्स को, यानी कि इंडेक्स के ट्रेड्स को। इसीलिए हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत 2:1 के आसपास ट्रेड वो बनता दिखाई दे रहा है। तो इस समय दमदार ट्रेड कहाँ बनता दिखाई दिया है, क्या आइडेंटिफाई किया है हमारे जानकारों ने, सीधी उन्हीं ट्रेड्स पर आते हैं। पालविया जी बताइए, आपका नया ट्रेड क्या है? तो आई थिंक हर्षा जी आईटी के साथ जाना चाहूंगा, और मुझे लगता है टीसीएस में अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो टीसीएस पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि टीसीएस का ये मोमेंटम टूवर्ड्स 3740 3750 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टीसीएस बाय किया जा सकता है 3750 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा 3685 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है अभी, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस है सीमेंट स्पेस में, एक मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के, वो होना चाहिए 9820 9840 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 9720 के आसपास। ओके, चलिए, तो ये इस समय राजेश पालवे जी की टॉप टू पिक्स। राजेश सतपुते जी, आपके रडार पर क्या रहेंगे दो स्टॉक्स? अनुज जी देखिए, एक मोमेंटम एक कॉन्ट्रा, ये सेटअप है। एसबीआई कार्ड ये कॉन्ट्रा है। मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड में जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर। इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, 760 के ऊपर बाय बनेगा। 763 प्राइस चल रहा है, 755 का स्टॉप लॉस, और इसका जो स्विंग ट्रेड बनेगा वो जाएगा करीबन 780 785। तो एसबीआई कार्ड को बाय करेंगे। आईटी में बज है, आईटी में टीसीएस तो डेफिनेटली रडार पे था। लेकिन उसके बाद कोई लगता है तो वो है एलटीआई माइंडट्री, जिसमें हमने कल भी बात की थी। मुझे लगता है इनिशियल कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएगा। 5815 के आसपास है, 5800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। 5750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और जो टारगेट हमने कल सेट किया था 5950 से लेके 6000, मुझे लगता है ये अभी भी इंटैक्ट है। तो ये इनफैक्ट आप एलटीआई माइंडट्री देखिए, टेक्नोलॉजी में ही पूरा फ्लेवर तेजी का बन रहा है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम। सुदीप शाह, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। मेरा पहला ट्रेड है बीईएमएल। बीईएमएल में हमने देखा है कि जो पिछले 12-13 दिन का जो एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देखा गया था 2390 और 2490 के आसपास, इसके बीच में, उसमें से आज एक ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम्स के साथ, और स्टॉक अपनी सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में है 13 सितंबर 2023 के बाद। डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम पॉजिटिव है, और जो हिसाब से हम ये पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा करंट देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बीईएमएल एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2490 के स्टॉप लॉस से 2650 के टारगेट के लिए बीईएमएल में बाई किया जा सकता है। सेकंड स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। आज सुबह से हमने देखा है कि एचडीएफसी लाइफ में एक अच्छा मोमेंटम बज है, और सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी है। और अगर एचडीएफसी लाइफ को पर्टिकुलरली हम देखें तो स्टॉक में नवंबर में भी एक अच्छा अप ट्रेंड पाया गया था 610 से 690 का। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा है, और आज फिर से हम मोमेंटम में पिकअप देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सारे पैरामीटर्स तो पॉजिटिव है ही, डेली, वीकली, मंथली पे और मूविंग एवरेजेस के सेटअप पे। तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ में खरीदा जा सकता है 678 के स्टॉप लॉस से 715 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये हो गई सुदीप जी की पिक्स इस समय की। आई थिंक विकास सालुंके भी जुड़ गए हमारे साथ। विकास जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी दो ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, पहला रहेगा औरंग फार्मा, यहाँ पे बाय करके जाना है। 1080 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 998 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। लास्ट 4-5 दिन में जो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका था और यहाँ से वापस एक अच्छा आपको यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल रहा है इस काउंटर में। दूसरा रहेगा मदरसन सुन्नी। मदरसन सुन्नी में वीकली में एक बड़ा ब्रेकआउट कल देखने मिला था 96 के ऊपर के रेंज में। फिलहाल तो ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय करना है 94 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में जो 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको लेके जाते हो तो 106 के आसपास का टारगेट यहाँ पे मदरसन सोमे में आते हुए देखने मिल सकता है। तो समर्दन मदसन, और इत्तेफाक से आज सुबह में हम इसकी बात भी कर रहे थे, स्पॉटलाइट में अनुज के रेडार पर यही ट्रेड आया था और आप भी कह रहे हैं 106 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये आपके लिए ट्रेड्स हुए जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए कुछ और मौके कहां बन रहे हैं वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। आईटी का जिक्र हुआ और मिड कैप आईटी काउंटर्स में कोफोज में थोड़ी सी एक्टिविटी अब दिख रही है, 1-1.25% ऊपर ये काउंटर। परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्शन बन चुका है, 1-1.25% के गेन्स आ रहे हैं काउंटर्स में, और इसके पीछे बिरला सॉफ्ट भी है। अब राजेश जी, क्योंकि आप कह रहे थे, राजेश सातपुते, आईटी में ही पूरा फ्लेवर देखने को मिल रहा है, इन मिड कैप आईटी में से आपको कुछ पसंद आ रहा है? कोफोर्ज, परसिस्टेंट, बिरला, जहां पर कोई ट्रेड इस समय बनाया जाए? हर्षिता जी, मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा परसिस्टेंट में। और इनफैक्ट कल भी देखिए आप, परसों यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखना शुरू हुआ। कल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल में था लेकिन पॉजिटिव था, और आज यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है। तो मुझे लगता है परसिस्टेंट में एक बड़ा मूव मिलना चाहिए। कम से कम अगर आप टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है ये टारगेट 6,800 का यहाँ पे दिखता है। 6,590 के आसपास परसिस्टेंट है, तो परसिस्टेंट बाय करे, स्लाइटली पोजिशनली रखे, लेकिन स्टॉप लॉस आप इसका जो प्लेस करना है वो रहेगा 6,520 का। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग टिक परसिस्टेंट में आनी चाहिए। ओके, चलिए एक मैंने HPCL की बात की थी, एक बार ज़रा वापस लेकर आइए HPCL। और मुझे लग रहा है कल बहुत शॉर्ट्स फंसे हैं उस न्यूज़ के ऊपर, जिसका मुझे कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था। हमने कल क्लोजिंग में डिस्कस किया था हर्षिता इसको, कि उस न्यूज़ का कुछ लॉजिक था नहीं कि प्राइस कट आएगा। हो सकता है राजस्थान में वैट कट आ जाए, वो अलग है, उससे कंपनियों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अनलेस कंपनियों को बोला जाए कि आप अपने मार्जिन पे कंप्रोमाइज़ करें, वैट तो सरकार का डिसीजन होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बेकार की करेक्शन थी शायद। खैर एनीवे, अब यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय इस स्टॉक में दिख रहा है। और परसिस्टेंट की आपने बात की, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम आया पिछले कुछ मिनटों में, और बंधन बैंक वापस डे हाई पर आया। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं। और एक और स्टॉक ले लेते हैं, LTI Mindtree। आई थिंक चैनल पर डिस्कस भी हुआ था अभी राजेश सातपुते ने। हाँ एग्जैक्टली, LTI Mindtree। और SBI कार्ड भी डिस्कस हुआ। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं इस समय डे हाई पर, लेकिन मिड कैप आईटी में अच्छा मोमेंटम बन रहा है इस समय। कोफोर्ज देखिए आप, एम्फेसिस देखिए, बाकी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय डे हाई बन रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक राकेश अरोड़ा अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाँ तो उनको जोड़ लेते हैं। अब हमारे साथ coindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा, काफ़ी दिग्गज स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं और 25 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। काफ़ी डेप्थ से ट्रैक करते हैं मार्केट को। ऑब्वियसली मेटल्स पर भी इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो इन सब पर बात करते हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक मार्केट पर एक व्यू आपका, कंसिडरिंग अब इन्फ्लेशन डेटा आना है, US फेड से एक रेट डिसीजन आना है, RBI का हमने एक स्टेबल पॉज देखा, अब क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? अनुज, इस मार्केट को रोक पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि मैक्रो टेलविंड्स काफी पॉजिटिव हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्रूड प्राइसेस नीचे हैं, अर्निंग्स अपग्रेड आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये मार्केट मुझे लग रहा है कि अभी और इसके अंदर दम कम बाकी है। और अनलेस के कोई बहुत ही कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट अभी इतने आसानी से रुकने वाला है। आप राकेश जी, अगस्त सितंबर के महीने में मुझे याद है आप उन गिने चुने जानकारों में थे जिन्होंने कहा था 21,000 के आसपास इस साल की समाप्ति होगी, और ठीक हम अब 21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से अगले क्या लेवल्स आएंगे, कंसिडरिंग अब हम एक इलेक्शन ईयर में जाएंगे और शायद अब यहाँ से वो एक्टिविटी और एक्सपेक्टेशंस भी और जोर पकड़ती हुई दिखाई दे सकती है? तो अभी इलेक्शन का मुद्दा थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी तक तो सेटल हो चुका है, क्योंकि ये जो 3-4 इलेक्शन रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इससे लोगों को एक आशा बन गई है कि जो रूलिंग पार्टी है वो ही कंटिन्यू करेगी। तो इससे काफी फायदा होता है। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, और दूसरा क्या है कि जो
5-6 महीने का जो डिप आता है जब नई सरकार बनती है, वो अगर सेम सरकार कंटिन्यू करती है तो उससे वो डिप जो है वो बहुत शॉर्टन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन तो अभी एक थोड़ा सा नॉन इवेंट टाइप हो गया है और मार्केट जो है उसको मतलब पहले से ही फैक्टर इन कर चुका है। अब मेरे हिसाब से अर्निंग्स अपग्रेड और जो अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी है उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन है 13-14% अर्निंग्स ग्रोथ की FY25 के लिए, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। और अगर अभी का जो मल्टीपल अगर अपन देख रहे हैं उतना बना रहता है तो आई थिंक 14-15% मार्केट अपसाइड अगले 12 महीने के लिए आराम से बन सकता है यहाँ से। ओके, कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर क्या व्यू है इस समय आपका, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हुई इलेक्शन रिजल्ट, मतलब इलेक्शन खत्म होने से पहले ही शुरू हो गई थी, उसके बाद अभी थोड़ा सा एक बज़ बन रहा है कि क्या प्राइस कट होगा या नहीं, लेकिन आपका क्या व्यू होगा इन स्टॉक्स पर? कुछ प्राइस कट तो बनता ही है, क्योंकि अगर ऑयल इतना गिरा है और अगर आम आदमी को उसका फायदा नहीं होता तो मतलब ये सरकार ऐसा तो नहीं कर सकती है कि बहुत ही एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाने दे। बट यहाँ दो चीजें थी जो ड्राइव कर रही थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। एक तो ये है कि उनके वैल्यूएशंस काफी लो थे और डिविडेंड यील्ड काफी हाई है। तो इस मौके में जब मार्केट काफी चल रहा है, लोग सस्ते स्टॉक्स ढूंढ रहे थे, और तो ये तीनों चारों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो काफी वैल्यू बाय की तरह दिख रही थी। और दूसरा, अभी बहुत ही एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट बन रहे हैं तो थोड़ा कट आना लाजमी है। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इतना चेंज आने वाला है। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक्स अभी भी चीप हैं और थोड़ा बहुत अपसाइड अभी भी बाकी है इसके अंदर। फेयर इनफ, लेकिन राकेश जी, अब कंस्ट्रिंग यहाँ से उम्मीद है कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। कंस्ट्रिंग जो सबसे बड़ा खतरा था इलेक्शन रिलेटेड, इट्स आउट ऑफ द विंडो और कॉन्फिडेंस है। अब बताइए, पैसे बनेंगे कहाँ पर? क्या वो बैंक लेड रहेगा, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रहेगा? अपने आप को आप कैसे पोजीशन कर रहे हैं? और अगर अपने कन्विक्शन को टॉप अप करना है या फिर उसको डबल अप करना है तो ज्यादा पैसा कहाँ कमिट होगा? देखिए, व्यूअर्स के लिए मैं केवल पहले इतना कहना चाहूंगा कि कैश रखना ही सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस का कारण हो सकता है। तो पहले तो कुछ तो ले लीजिए और उसके बाद देखना है कि कौन से सेक्टर्स थोड़े सस्ते दिख रहे हैं। तो आई थिंक अभी बैंक्स और इंफ्रा है, ये दो सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 10 ईयर एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पे काफी गुंजाइश है री रेटिंग की। बैंक्स करीबन 35% है मार्केट का, 4-5% इंफ्रा है, तो 40% मार्केट तो काफी सस्ता दिख ही रहा है। और दूसरी तरफ से इनफ्लोज में अगर अपन देखें तो अभी एफआई इनफ्लोज उतने ढंग से पिकअप नहीं हुए हैं, तो आधे इनफ्लोज भी पिकअप होने बाकी है। तो इन दोनों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर एफआई इनफ्लोज भी आता है न्यू ईयर में, जनवरी में न्यू एलोकेशन आएगा, तो लार्ज कैप्स और उसमें भी बैंक्स जो हैं वो एक आउट परफॉर्म कर सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर। डिफेंस स्टॉक्स में क्या करें अब राकेश जी, बहुत बड़ी रैली के बाद, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो की अभी भी कोई कमी नहीं है और एग्जीक्यूशन भी इन कंपनियों ने ठीक ठाक दिखाया है, लेकिन अर्निंग्स के हिसाब से अब शायद थोड़े महंगे लग रहे हैं अगर आप नियर टर्म की अर्निंग्स देखें। क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? और ये मल्टी ईयर स्टोरी बन रही है डिफेंस की। पहले तो हम खुद आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शंस काफी खुल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हाई ग्रोथ फेज है इनका, ये कुछ 5 से 10 साल तक चल सकता है। तो इनके वैल्यूएशंस कम होने वाले नहीं है, बीच बीच में टाइम करेक्शन आएगा और उस दौरान ही निवेशकों को उसमें अपनी पोजीशन बनानी होगी। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेंड से अभी जल्दी से उतरना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली आप बने रहे, इन स्टॉक्स को ना डिस्कार्ड करें, ना वहाँ पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। हालांकि अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऊपरी लेवल से स्टॉक्स थोड़े से कूल ऑफ करते दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पूरे बाजार में अब हल्की सी पोजीशन कूल ऑफ हो रही है। निफ्टी बैंक देखते ही देखते 33 पॉइंट नीचे आ गया है और सिर्फ 14 अंकों की ही बढ़त निफ्टी में रह गई है। इस सब के बीच टेक्नोलॉजी काउंटर्स है जहां पर मोमेंटम है। अब टीसीएस देखिए, विप्रो देखिए, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स और इन्फोसिस, भले ही वहां पर वो
अपडेट आया हो, लेकिन स्टॉक इतना क्रैक नहीं किया है जितना शायद एडीआर में देखने को मिला था। टेक्नोलॉजी को लेकर ऑफ कोर्स ये धागे सीधे इंटरनेशनल इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। आज वहां पर कुछ साफ आजकल में साफ होगा कि क्या स्टांस फेडरल रिजर्व रखने वाला है और आउटलुक क्या बनता है। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन होगी इन टेक्नोलॉजी कंपनियों में अगले साल, स्पेशली the last 2 quarters, अपना Q3 और Q4 तक कुछ स्थिति को बेहतर करने के लिए, या फिर आप ये FY25 के लिए आप पूरी रैली को वेट करने की सलाह देंगे? मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज का जो एक ग्रोथ का जो डिप आया था वो तो बॉटम आउट हो गया है, बट रिकवरी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बट यूएस इकोनॉमी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रिसेशन से वो लोग बच जाएंगे। एक इंटरेस्ट रेट साइकिल अपसाइड तो खत्म हो गया है और इकोनॉमी अभी भी ठीक ठाक चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड पुश आउट हुआ था आईटी कंपनीज का, वो अगले साल वापस रिटर्न करेगा। तो आईटी स्टॉक्स थोड़ा बहुत तो उसको बिल्ड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अगले साल आउट परफॉर्मेंस होने का एक उम्मीद है। तो ऑन डिप्स मैं कहूँगा कि आईटी कंपनीज को देखा जा सकता है। ओके, ऑन डिप्स आईटी कंपनीज को देखा जा सकता है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जैसा हर्षदा ने कहा, मार्केट में छोटी सी डिप आई और बैंक निफ्टी ने उसको लीड किया 75 पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा, कल भी आपको इस तरीके की डिप दिखी थी और इन लेवल्स पर ना हर्षदा ये होता रहेगा मार्केट में। इन लेवल पे मार्केट आपको एकदम क्लीन ट्रेड नहीं देगा। तो ये मतलब या तो आपकी हिम्मत हो इस तरीके के इंटरडे मूव्स देखने की, या डिप में आपको मार्केट सपोर्ट लेवल दे दे तो वहाँ पर आप बाय करें। ये मतलब अब वो वन वे वाली तेज़ी नहीं है कि एकदम वो आपको हर लेवल पर ही पैसा कमा के देगी। वो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो सुशील केडिया से बात करेंगे और जानेंगे उनकी दमदार ट्रेड्स। वेलकम बैक। चलिए अब कुछ बिग एंड बोल्ड कॉल्स के लिए चलते हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया के पास। सुशील, गुड मॉर्निंग। पहले मार्केट की बात कर लें एक बार। वो टारगेट्स काफ़ी करीब आ रहे हैं 21,600 के निफ्टी पर। क्या करें यहाँ पर और बैंक निफ्टी पर क्या करें? तो देखिए, जब दूर से तो एक अनुमानित फिगर लेना पड़ेगा, तो 18,800 19,000 पर 21,200 से ज्यादा का हम दुस्साहस कर नहीं पाए। अगर ये चार्ट आपके साथ शेयर हो पा रही है तो मैं उसको दिखा के बताना चाहूंगा। अब हम जब 21,200 पर आ गए तो भी यहां से वो पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं कि हम निफ्टी को इमीडिएटली उठा के बेचते हैं। और बैंक निफ्टी अगर करीब करीब 48,000 तक का अनुमान रहा है, और अगर आप ये बैंक निफ्टी की भी चार्ट को क्या पता आपका पीसीआर दिखा सके, तो यहाँ आके जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है बैंक निफ्टी भी, पर अब 48,200 300 कुछ भी हो सकता है। तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव बनाने की भाषा में बात करूं तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे। मेरे लिए यहां से अगर निफ्टी 21,600 तक भी चली जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और आगे जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के कारण जो निफ्टी में कोनंड्रम बना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कबीरदास जी की कही हुई 2 लाइनों का सहारा लेना चाहूंगा। सिंहों के लेहड़ नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। शेर झुंड में नहीं चलता, हंसों की पंक्ति नहीं होती, रत्न जो होते हैं बेशकीमती उनको बोरे में नहीं भरा जाता, और साधु जमात में नहीं चलते। वही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे भी लागू होती है कि इनकी अपनी अपनी ऑर्बिट्स है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, डॉक्टर रेड्डीज कल एक झटके में 5% नीचे चला गया और आज ये रिबाउंड है, और अब हम इसको शॉर्ट सेल करने की तैयारी में है, जबकि निफ्टी पे अभी भी 500 पॉइंट की तेजी का व्यू लगता है। तो उसी तरह से भारती, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, हम अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, इस तरह के स्टॉक ने, लगता है इन सब स्टॉक्स ने अपनी ऊपर की चाल कंप्लीट कर दी है और ये गिरने को तैयार हैं। एक एक करके जब सिग्नल आएंगे, कल इन्फोसिस का एडीआर कैसे लुढ़क गया, तो अब बाजार में ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां सिर्फ तेजी 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 सोच के अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर लोगे तो महीनों का कमाया हुआ 2-3 दिन में भी निकल सकता है। तो हम जो अप्रोच ले रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स को हम एक लिस्ट में पकड़ के चलते, इन स्टॉक्स को हमें लेना ही नहीं है। अब चाहे यहां से 5% भी बढ़ जाए, जब सेल सिग्नल मिलेगा हम बेचेंगे। तो उसमें से कुछ नाम मैंने आपको बताए, बट फिलहाल एक बार अगर 21,600 तक जाती भी है निफ्टी तो वही हमारे फेवरेट जो है
कि अडानी इंटरप्राइज हो सकता है यहाँ से भी 21,600 की यात्रा में 15%, 20% बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 15% बढ़ जाए। आईटीसी यहाँ से 10% बढ़ जाए। हिंदुस्तान लीवर बिल्कुल ही नहीं चला है, वो रेडी है, कभी भी अचानक शूट अप कर दे। रिलायंस पुश हो सकता है। तो मोस्ट ऑब्वियस जो कल आप बात कर रहे थे ऋतिक स्टॉक्स की, तो वो ऋतिक स्टॉक्स चले हैं और ये साइड के जो खरगोश हैं, इनमें टाइम टू टाइम बड़े बड़े करेक्शंस आ जाएं। शायद इस तरह का बाजार मुझे लगता है दिसंबर में रहेगा। ओके, तो ऋतिक स्टॉक्स में आपको कौन से ज़्यादा पसंद है और खरगोश स्टॉक्स में कौन से पसंद है? देखिए, ऋतिक तो सारे के सारे ऋतिक ही है, ऋतिक तो पूरा ही पसंद है। इस वक्त तो पूरा ही ऋतिक जो है वही अब अंतिम मोर्चा संभाले हुए। वो टाइम टू टाइम बीच में ठीक है, वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, कोटक महिंद्रा का चैनल टूट गया, तो देखिए आपके सामने चार्ट है, कोई इंट्राडे में स्टॉप लॉस ले लेगा, स्टॉप लॉस लेते वापस रिवर्स मार जाएगा, 19-10 19-20 तक चला जाएगा। तो ब्रॉडली ऋतिक स्टॉक्स मुझे लगता है निफ्टी की तेजी के माहौल को बरकरार रखेंगे। और खरगोशों में ज्यादातर ना अनुज सेल सिग्नल्स की वेट है। अब डेल्टा कॉर्प मान लीजिए बैन पीरियड में, तो वो एक खरगोश है जिसके हम 20-25-30% उछलने का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे बैन से निकलेगा, ट्रेडिंग रिज्यूम होगी, फटाक से स्टॉक उछल जाएगा। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं फ्यूचर्स में, और अभी भी मजा और मलाई मुझे दुनिया भर का कैश के स्टॉक्स में नजर आता है। ओके, तो कैश के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं फिर। यहाँ से चलिए, रॉकेट शेयर हमने बहुत यूज़ कर लिया, कुछ और टर्मिनोलॉजी निकालते हैं। यहाँ से बिग बोल्ड कॉल्स कौन सी होंगी, कौन से बड़े स्टॉक्स होंगे यहाँ से? तो देखिए, जैसे रोटेशंस होते हैं, जो कबीरदास जी का दोहा है, स्टॉक रोटेशंस की बात को समझा रहा था। तो एक जमाने की जो डार्लिंग्स होती थी, जैसे आपका तानला प्लेटफॉर्म्स, तानला सॉल्यूशंस, हैप्पीएस्ट माइंड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज, अब ये सारे बॉटम ऑफ द बैरल को स्क्रैप करने के बाद, अच्छा लॉन्ग टर्म रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद हायर बॉटम बना रहे हैं। और ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से नहीं, अगर बीच में कोई निफ्टी में 1000 पॉइंट का करेक्शन आ जाएगा, उससे इन स्टॉक्स में इफेक्ट हो जाने वाले हो, तो उन निवेशकों के काम की चीज नहीं है। साल भर का व्यू लो तो मुझे लगता है इनमें से तीनों ही स्टॉक 2 गुना 3 गुना होने की अब तैयारी कर चुके हैं, और उस तरह का निवेश करने का समय अब इन स्टॉक्स में आ गया है। तो निफ्टी भले 21,000 की हो जाए, हर लेवल पर कोई ना कोई कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स का बॉटम बन रहा है। और मुझे लगता है कि स्टॉक सिलेक्शन का सारा काम ही ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट लेवल्स, सेफ पैसा कहां लग सकता है वो खोजें, अपने सेफ्टी वाल्व को, स्टॉप लॉस को डिफाइन करें। तो ये नजारा, हैप्पीएस्ट माइंड्स और तानला अब मुझे लगता है साल भर के दृष्टिकोण में 2 से 3 गुना पैसा इनमें हो जाए। ओके, चलिए ठीक है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स में कुछ व्यू बन रहा है क्या सुशील आपका? हो गया मेरे हिसाब से इन सबका ट्रेडिंग टॉप पर। अब जिस तरह से जोर से डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट है, जोर से एक साथ ही जो गैप हो जाते हैं, तब आप यहाँ कूद के बेचोगे और बीचते के साथ रैली दे देंगे। तो अब इनको रिबाउंड में आने के बाद अब ये सेल ऑन रैलीज की कैटेगरी में आ गए। यहाँ से देखिए, बीपीसीएल में हमारा व्यू था बाय ऑन पुल बैक, बाय ऑन पुल बैक। वीरू ने यहाँ पे दोबारा पूछा, तो मतलब जो नीचे लिया हुआ उसी को संभालेंगे। जिस दिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसका भी है पोजीशन बचा हुआ, वो कट जाए, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गए यहाँ से। ये देखिए ग्रीन लाइन के नीचे जाते ही। अब एनी रिबाउंड्स एंड एनी पुलबैक्स इन एचपी, बीपी, आईओसी, दे आर, मतलब ट्रेंड के अनुसार बात करें तो अब इनको यहाँ से बेच के ही कमाने में सार नजर आता है। अच्छा, 2 और स्टॉक्स जहां पर काफी बड़े मूव्स आए, अगर आपने चार्ट्स पढ़े हो, टाटा पावर और जीएमआर एयरपोर्ट्स। देखिए, टाटा पावर अभी भी संभाले रखने लायक है, पर आप इसको नया नहीं ले सकते। अब ये यहाँ इस तरह की रैली देने के बाद, यहाँ हमारा बाई पॉइंट था, चलते जा रहा है वो। अब जिस दिन भी ये हमको हमारे अपने पैरामीटर्स है, 4-5 दिन की आरओसी के नीचे बंद हो जाएगा, तो ये टेक प्रॉफिट हो जाएगा। अग्रेसिवली आप इसको शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। आप देखो आरएसआई भी डाइवर्जेंट है, पर कभी भी इसका ट्रेंड वापस ऊपर हो गया और बढ़ने लग गया, तो यू कैन नॉट रूल आउट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, पर ये अब नया नहीं ले सकते। और जीएमआर में अगर लॉन्ग टर्म बाई है, तो समस्या है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में ऑलरेडी वो टॉप आउट हो रहा है, इसको हम पुल बैक में ही ले पाएंगे। यहाँ चढ़ के लेने के लायक अब जीएमआर में भी कोई जगह नहीं बची है, तो नया लेने की कोई गुंजाइश नहीं है दोनों में। और बेचने की घाई मत करिए, जब सिग्नल आए तो टेक प्रॉफिट करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। और नीचे पुल बैक में जब भी आ जाए, ये वापस कदाच लेने लायक होंगे, ऐसा ही अभी तक चार्ट है। सुशील, जी पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं इस पर, और ये बैन में एंट्री एग्जिट इसी में लगा रहता है, लेकिन आज क्योंकि बैन से बाहर है, सुबह चला, अब एकदम से गिरावट आई,
हायर लेवल से। यहाँ पर कोई व्यू बन रहा है आपका चार्टिकली? आप जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? एंटरटेनमेंट, हाँ। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इलस्ट्रेट हो जाएगा। जी पे हमने अपने निवेशकों को यहाँ 180 के आसपास से उनको बिल्कुल उत्तेजित किया, उन्हें मोटिवेटेड किया कि भैया डिलीवरी उठा लो, 450 हो जाएगा। इस एक रन के बाद टेम्पररी जो टेक प्रॉफिट आया है, जिग स्टॉप था कि भैया जब तक इस सफेद लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा हम नया नहीं लेंगे। पर जिस दिन इसमें सफेद लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया, आप आवरली चार्ट पे देखो, लॉन्ग टर्म का तो ब्रेकआउट आ गया पर शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो गया। तो यहाँ हमने अपने निवेशकों को कहा कि इसको अभी भी नहीं लेना, और आज के स्पाइक के बाद अब जब ये 2-4 दिन में थोड़ा ठंडा होके अगर पुल बैक दे देगा तो हम इसको जरूर लेंगे, और अगर ये पुल बैक नहीं देगा तो जितना है उतने को संभालेंगे। तो अलग अलग टाइम होराइजन पे एक्शन लेने वाले हमारे ऑडियंस के लोगों के लिए अलग अलग चीजें। कोई ये ब्रेकआउट की बात आज मैं ऐसा कह देता पूरी बात को स्पष्ट किए बिना, तो अनुज आपका चैनल बहुत ज्यादा सतर्क और सजग रहता है रिटेल इन्वेस्टर को चोट लगने से बचाने में, इसीलिए मैंने इतने डिटेल में बताने की लिबर्टी ली। तो इसको पुल बैक में हम लेंगे, और इसको ब्रेकआउट तो आ चुका है, पुल बैक में लेना है, और ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है तो क्वांटिटी को छोटा रखिए। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज फेड की यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है और कल फेड की मीटिंग है। डॉलर पर क्या व्यू बन रहा है और यूएस बॉन्ड यील्ड पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, एक बार फिलहाल मुझे लगता है जनवरी के पहले सप्ताह तक कहीं ये देखिए उत्सुक हो जाना और व्याकुल हो जाना तो मानवीय प्रकृति है, पर जिस तरह से मार्केट्स की चार्ट्स को मैं पोजीशन देख रहा हूं, ब्रॉडली कोई भी तरह का तनाव ये कोई भी डेटा पॉइंट्स में से आएगा, इस तरह की चार्ट्स पर पोजीशनिंग नहीं है। और डॉलर इंडेक्स पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात को अभी से समझना जरूरी, हमने महीने भर पहले भी कहा था कि एक तरफ तो मुझे डॉलर इंडेक्स में बहुत बड़ी मंदी लग रही है, जिसके कारण इक्विटी मार्केट्स ब्रॉडली अगले महीने 1.5 महीने ऊपर की तरफ होके चलेंगे। टाइम टू टाइम कोई करेक्शंस आ गए इंडिविजुअल स्टॉक्स में, अलग बात है, पर विद इन डॉलर इंडेक्स एक बहुत भयानक चीज हो रही है। जैपनीज येन जो डॉलर के सामने 152 तक चला गया था पिछले 1.5 महीने से, केडियानोमिक्स का कॉल है अगले 6 महीने में हम उसे 100 तक देख सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो बिल्कुल न्यूनतम ब्याज दर 8 आने के ब्याज पे जो जापानीज येन को लोगों ने बोरो करके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड सट्टा मचाया हुआ है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो अगले 1-2 महीने की यूफोरिया में उसके बाद वाले 6 महीनों पे नजर रखिए, क्योंकि ये येन आने वाली मंदी का कारण बनेगा, और ये येन बेतहाशा एक तरफा स्ट्रांग होता जाएगा। तो हमने आपके भी चैनल पर कहा था कि हमें रूपी के टर्म्स में येन 71-72 तक जाते लगता है, 35-40% कमाने का करेंसी ट्रेड है, तो वहां पर नजर रखने की असली जरूरत है। इन्फ्लेशन डेटा और फेड तो अभी मीठी मीठी बातें करेंगे ऐसा लगता है। ऑलराइट, चलिए सुशील सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ट्रेड्स पर बात करने के लिए। चलिए नीरज जी स्टूडियो में आ गए हैं, तो अब उनको दे देते हैं। मार्केट इस समय डे लो पर और हायर लेवल से थोड़ी करेक्शन दिखाकर इस समय, हालांकि मिड कैप्स में अभी भी डिसेंट आउट परफॉर्मेंस है, वो इंडेक्स भी, लेकिन एकदम से कोलैप्स होकर फ्लैट लाइन टेरिटरी में। नीरज जी, ओवर टू यू, गुड मॉर्निंग। पिछले 2-3 दिनों से जो ट्रेंड चल रहा है वही आज भी लग रहा है कि 10:30 बजे एक मौका देता है मार्केट। पॉसिबल है क्योंकि आज शाम को लोग पोजीशनिंग करेंगे इन्फ्लेशन डेटा की, और नॉर्मली आप बड़े इवेंट से पहले लॉन्ग्स अगर लेके जा रहे हैं तो वो फायदे में रहता है। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्योंकि पिछले 2-3 दिन का ट्रेंड है ये, तो बीच में एक वी बनता है उसके बाद से मार्केट रैली करता है। चलिए दिन में नज़र